बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज़ में आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काम की हैं। तो कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट उसको मैंने नोट डाउन कर लिया ऑलरेडी। देखिए, जो लोग बिल्कुल नए हैं ज्योग्राफी में उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, और जो पुराने हैं उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। तो हम बात करते हैं कि क्या हमारे पास जो है नए में चीज़ें यहाँ पे इस बार हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा चैप्टर 2, चैप्टर 1 हमने कवर कर लिया है। तो सबसे पहले ग्लोब, एक्सिस, इक्वेटर ये क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में कमो बेस आप सभी को पता है, लगभग है ही है। इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ जो इस चैप्टर की है वो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर की, इसे हम देखेंगे। इसके साथ ही हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं, इसको भी देखेंगे। आर्कटिक सर्कल क्या होता है, इसे भी हम देखेंगे। अंटार्कटिक सर्कल, टोरिड जोन क्या होता है, फ्रिजिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। और आगे इनके ही बेसिस पे हमें जो हमारी जलवायु विज्ञान है, जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी, उसको समझने में हमें आसानी होगी। देन प्राइम मेरिडियन क्या है, टाइम कैसे मेजर किया जाता है एक देश का दूसरे देश के रिस्पेक्ट में, हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है, ये सब चीज़ों को हम समझने का इस ही लेक्चर में प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब क्या होता है। तो आप सभी कमोबेश जानते ही हैं कि ग्लोब जो है एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमारी अर्थ है ना, उस अर्थ का एक प्रतिरूप है। लाइक अर्थ हमारा असल में कैसा दिखाई देता है, ये उसको एक दिखाने का एक तरीका है। क्योंकि हम जिस तरह से अर्थ पे रहते हैं तो हमें लगता है कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। लेकिन चूँकि अर्थ के पास इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है और प्लस इतनी बड़ी ये है कि हमें ये महसूस ही नहीं होता कि अर्थ क्या है, राउंड शेप में है। तो इसे समझने का कि किस तरह का इसका शेप है, हमें जो है एक ग्लोब की सहायता लेनी पड़ती है। और इसमें भी ध्यान देंगे कि ये ध्रुवों पे जो क्या थोड़ी सी फ्लैटन है। ओके, और यहाँ पे फ्लैटन देखिए, ध्रुवों पे थोड़ा फ्लैटन है। और चूंकि इसे ये जो डंडी दिख रही है, जिस डंडी के माध्यम से इसे टिल्ट किया गया है यानी झुका कर रखा गया है, इस डंडी को हम कहते हैं एक्सिस। असल में ऐसी कोई डंडी अर्थ में नहीं है, बट हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ऐसा कोई डंडी है, ऐसा कोई एक्सिस है अर्थ में, जिसके एक्सिस के माध्यम से वो क्या किया, अर्थ थोड़ा झुका हुआ है, टिल्ट हुआ हुआ है। ओके, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है और इसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पर। तो ये इतनी बात थी हमारे ग्लोब के बारे में जो हमने देख ली। एक्सिस के बारे में भी हमने बात कर ली कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने ग्लोब में तो फिक्स करके रखा हुआ है, लेकिन अर्थ में वो इमेजिन कर सकते हैं। और जो इसके साथ ही जो ये ऊपर वाला हिस्सा, इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ओके, इसके बारे में हमने देख लिया। और इसमें कुछ जानने वाली चीज़ें, जो एक ग्लोब है इसमें और कुछ वैसी कोई जानने वाली चीज़ नहीं है। एक्सिस को हमने देख ही लिया है। बात करते हैं इक्वेटर की। तो देखिए, जैसे अगर हम एक्सिस को, जो हमारा एक्सिस है, उससे अगर हम बिल्कुल मिला दें तो हमें क्या करेगा, वो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देगा। लेकिन वो क्या होगा, वर्टिकल तौर पे होगा। लेकिन वहीं पे एक और इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी, ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई लाइन असल में अर्थ पे खींची नहीं गई है, जिससे क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, अर्थ है। ओके, तो एक इमेजिनरी लाइन ऐसी होती है जो क्या करती है, अर्थ को दो भागों में बांटती है। तो उसे हम कहते हैं, ये देखिए ये दो भागों में बांट दिया इसने, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, देखिए ये इक्वेटर है, लेकिन ये ऐसे नहीं दिखता है, ये दिखता है कुछ इस प्रकार से। क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या है, थोड़ी सी टिल्ट है। ये एक्सिस है, अब ये एक्सिस है, तो इक्वेटर कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ये दिखेगा आपको इक्वेटर ऐसा। ओके, तो ये इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो भागों में बांटता है, बराबर दो भागों में। तो जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है। उस एक को कहते हैं हम उत्तरी जो गोलार्ध है, और दूसरे को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये हमने देख लिया ग्लोब के बारे में कि ग्लोब हमें क्या क्या बताता है। अब आइए ग्लोब के बारे में कुछ और चीज़ें हम एक्स्ट्रा देखते हैं। अब बात करते हैं लैटिट्यूड की, बात करते हैं।
तो जैसे हमने इक्वेटर देखा ना, इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी सर्कल लाइन है, सर्कुलर लाइन है जो अर्थ के चारों तरफ जाती है। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसके माध्यम से ही आप बाकी जो लैटिट्यूड हैं जिसे हम बोलते हैं अक्षांश, उनकी आप क्या करेंगे, एक तरह से उनको आप समझने का प्रयास करेंगे। लैटिट्यूड्स मतलब अक्षांश। तो अब देखिए ये हमारे पास देखिए ये एक अर्थ है। ओके, और इसमें आप अगर ध्यान दें तो ये है आपका क्या, इक्वेटर। सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, इक्वेटर है। ओके, अब इक्वेटर के पैरेलल ही नॉर्थ साइड में, इधर नॉर्थ साइड में, और इक्वेटर के पैरेलल ही साउथ साइड में हम क्या करेंगे, ढेर सारे जो है पैरेलल लैटिट्यूड ऐसे ड्रॉ करते जाते हैं। हमें मतलब एक एक डिग्री के अंतराल पे हम लेते जाते हैं। जैसे अभी ये 0 डिग्री है, इक्वेटर यहाँ पे क्या है 0 डिग्री है, तो इसके बाद 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, फिर 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करते हुए आपका 90 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं। और उसी प्रकार से सिमिलरली 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ऐसे करते हुए 90 डिग्री साउथ तक जाते हैं, जो कि साउथ पोल पर पहुंच जाता है। तो इसमें खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो ये सारे लैटिट्यूड हैं ये सभी क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। ये क्या होते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसे हम पैरेलल, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। ओके, और ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड्स। जो भी इक्वेटर से लेकर के पोल तक यानी कि ध्रुव तक जाते हैं लैटिट्यूड्स, अक्षांश, वो सारे क्या होते हैं, समांतर अक्षांश रेखाएं होती हैं। ओके, और इनका इम्पोर्टेंस क्या है इसे हम अभी आगे समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि इक्वेटर को क्या कहते हैं, हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। और कहते हैं कि सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। अब देखिए इधर से अगर देखा जाए, अगर तो ये वाला हिस्सा जब यहाँ तक हम जाएंगे तो ये कितना डिस्टेंस पड़ेगा, ये टोटल देखा जाए तो इस पूरे स्फीयर का ये 1/4 पार्ट है। और स्फीयर का जो पूरा आप जानते हैं कि ये 360 डिग्री का टोटल होता है। ओके, अब अगर इसके 1/4 पार्ट तक के डिस्टेंस को आप कवर करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ऊपर 90 डिग्री और नीचे सिमिलरली 90 डिग्री साउथ पोल तक, यानी कि यहाँ ऊपर देखा जाए तो 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर आपको दिखाई देंगी इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक की तरफ। उसी प्रकार से 90 अक्षांश रेखाएं आपको इक्वेटर से साउथ पोल तक दिखाई देंगी। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होता है इसे हम कहते हैं साउथ पोल। ओके, क्योंकि एकदम ये बिल्कुल पॉइंट की तरह हो जाते हैं। उसके बाद आगे आते हैं, ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, जो हमने देख लिया। और इसी प्रकार से जो इक्वेटर के जो साउथ में हैं उनको हम कहते हैं साउथ लैटिट्यूड। ओके, ये चीज़ें हमने देख ली कि ये आपका जो लैटिट्यूड है ये क्या होता है। और इसमें दरअसल क्या है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं, जैसे हमने 0 डिग्री की बात करी, ऐसे ही कुछ और भी लैटिट्यूड हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब वो कौन कौन से, इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। अब ध्यान से इस फिगर को आप देखें। अब इसमें आप देखेंगे तो ये जो आपका क्या है, इक्वेटर है। ओके, 0 डिग्री। जब आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे और 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है, तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अब इसके बारे में हम और अच्छे समझेंगे। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ओके, आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक गोला कहते हैं, इस तरह से इसे समझ लेते हैं। ये हो गया आपका आर्कटिक सर्कल। और इसके बाद जब एकदम बिल्कुल आप इसके पोल पे पहुंच जाते हैं तो उसे कहते हैं नॉर्थ पोल। सिमिलरली जब आप साउथ की तरफ आते हैं इक्वेटर से, भूमध्य जो रेखा है उससे जब नीचे आ पाते हैं, देन सेम डिस्टेंस तय करने पर यानी कि सेम लैटिट्यूड कवर करने पर 23.5 डिग्री साउथ में आने पर आपको मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि मकर रेखा। और उसी प्रकार से आप जब 66.5 डिग्री साउथ में आते हैं तो इसमें मिलता है आपको अंटार्कटिका सर्कल मिलता है, और 90 डिग्री पे मिलता है आपको साउथ पोल। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि आखिर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो कैप्रिकॉर्न है, आखिर ये इनको क्यों बनाया गया ऐसा।
ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ही क्यों है, ये क्यों नहीं 50 डिग्री नॉर्थ पे है, क्यों नहीं 60 डिग्री नॉर्थ पे, आखिर ऐसा क्यों है? तो देखिए इसके पीछे सिंपल सा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो हमारा सन होता है ना, तो ये सन क्या करता है कि ये लाइट इमिट करता है अर्थ के लिए। तो ये जो एरिया है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का एरिया, ये इस एरिया पे ऐसा होता है कि कभी ना कभी वर्ष भर में कभी ना कभी एक बार जो सूर्य होता है ना, जो सन हमारा है, वो बिल्कुल क्या होता है, वर्टिकल होता है, बिल्कुल लंबवत होता है, एकदम परपेंडिकुलर होता है किसके, जो अर्थ के सरफेस है इस एरिया में। इस एरिया में पूरा क्या होता है, वो बिल्कुल लंबवत होता है, यानी कि इस एरिया में एक बार जरूर से वो बिल्कुल सीधा चमकेगा। और इसके बाद ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसके बाद उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ ये कभी भी लंबवत नहीं चमकता है। और इसके बाद इधर साउथ में आपका इसके 23.5 डिग्री साउथ के बाद जो है कभी भी लंबवत चमकता नहीं है। तो जो ये रीजन है ना, इस रीजन में सबसे ज़्यादा हीट मिलती है, क्योंकि वर्ष में कभी ना कभी लंबवत यहाँ पे होता ही है। तो इस रीजन में सबसे ज़्यादा हीट मिलती है, इसी वजह से इस रीजन को हम क्या कहते हैं, टोरिड जोन भी कहते हैं। और इसी वजह से इन रेखाओं को यहाँ पे क्या किया गया, माना गया कि इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और इसको कहते हैं मकर रेखा। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे है। जो ये फ्रिजिड जोन है, ये क्या है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोल्ड रहता है पूरे टाइम, और यहाँ पे भी कोल्ड रहता है पूरे टाइम। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है मॉडरेट टाइप में रहता है, टेम्परेट जोन इसे कहते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं। तो ये ताप के हिसाब से यहाँ पे इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है, अलग से बनाया जाता है। तो इसको हम ये आगे भी पढ़ेंगे हम, बस मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था कि कर्क रेखा और मकर रेखा आखिर यहाँ पे ही क्यों बनाए गए हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, तो हमने देख लिया यहाँ पे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 0 डिग्री पर आपका इक्वेटर है, नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल है, और 23.5 डिग्री साउथ पे जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। आर्कटिक सर्कल आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, एंड अंटार्कटिक सर्कल आपका जो है 66.5 डिग्री साउथ पर है इक्वेटर के। ओके, इस चीज़ को हमने देख लिया। अब आइए कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जो हमने बात करी टोरिड जोन की, कि टोरिड जोन आखिर ये है क्यों, क्यों हमें ऐसा ही दिखता है। तो हमने बात करा कि जो सन होता है वो एक बार कभी ना कभी ओवरहेड जरूर आता है। यहाँ लिखा है द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में एक बार वो जरूर से क्या होता है, ओवरहेड होता है, बिल्कुल सर के ऊपर आता है। एंड देयर फोर इट रिसीव्स दिस एरिया, ये एरिया जो होती है, इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टोरिड जोन। ये चूँकि सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है, इसीलिए ये टोरिड जोन कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे भी सन लगातार बिल्कुल प्रकाशित होगा वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहेगा, इसलिए ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, हीट भी मिलेगा। ओके, ये हो गया आपका टोरिड जोन। अब बात करते हैं टेम्परेट जोन की। तो टेम्परेट जोन को समझने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये सन है, फर्ज करें कि ये सन है, तो जब सन किसी एरिया पे सीधा पड़ेगा तो क्या होगा कि कम एरिया पे फोकस करेगा, कम एरिया पे फोकस करेगा और ज़्यादा जो है एनर्जी और हीट देगा। ओके, लेकिन जब यही क्या होगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट यानी कि थोड़ा सा झुक जाएगा, देन इसका जो सरफेस जो कवर का जो एरिया कवर कर रहा है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा एरिया कवर करने लगेगा। और जब ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो बिल्कुल सीधा तो पड़ेगा नहीं, तो थोड़ा सा टिल्ट होकर इसका जो हीट और एनर्जी आएगा, तो क्या होगा कि ये एरिया थोड़ा सा कम गर्म होगा। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो क्या थोड़ा सा अपने एक्सिस पे टिल्ट है। तो जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के पास में होता है, तो उसके जो बियॉन्ड का हिस्सा होता है, चाहे साउथ में हो चाहे वो नॉर्थ में हो, वहाँ पे क्या होता है, इसकी जो रोशनी होती है, जो किरणें होती हैं, वो बिल्कुल सीधी ना पड़ करके तिरछी पड़ती हैं, टिल्ट होकर पड़ती हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो सनलाइट होती है वो कम जाती है। जब सनलाइट कम जाएगी तो वहाँ पे टेम्परेचर भी कम पहुँचेगा, हीट कम पहुँचेगा, कम पहुँचेगा तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा इन कंपेयर टू टोरिड जोन। टोरिड जोन के कंपेरिजन में वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, इसीलिए इस प्रकार के टेम्परेचर को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन बोलते हैं। सो यहाँ कहा जा रहा है द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बियॉन्ड, यानी कि उसके बाद जो मिड डे सन है, जो दोपहर का सन होता है, वो कभी भी ओवरहेड यानी आपको बिल्कुल सर के ऊपर कभी भी चमकता हुआ दिखाई आपको नहीं देगा। ओके,
द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे जो सन होता है वो पोल की तरफ जाता है, वैसे वैसे जो उसका एंगल होता है उसकी किरणों का, उसकी रेज का, वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, यानी कि वो बिल्कुल सीधा ना पड़ते हुए तिरछा पड़ना शुरू हो जाता है, जैसा कि इस वाले फिगर में दिया गया है। एंड कह रहा है कि एज द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सिमिलरली उसी प्रकार से जो एरिया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है, ये क्या करते हैं, ये टेम्परेचर इनके यहाँ मॉडरेट होता है, जैसा कि हमने पिछले वाले फिगर में देखा है। एक बार फिर से देखते हैं पिछला फिगर। अब देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया में और इधर ऊपर नॉर्थ में इस एरिया में क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो इन दोनों ही एरिया में जो टेम्परेचर होता है उसे क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। बहुत ही नॉर्मल, मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होता, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। तो आई होप आपको ये टेम्परेट जोन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ द लास्ट वन बचता है जो हमारा है आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक का हिस्सा, और सिमिलरली साउथ में अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल तक का हिस्सा। ये हिस्सा क्या होते हैं, ये बहुत ही कोल्ड होते हैं। क्यों कोल्ड होते हैं, बिकॉज द सन डज नॉट राइज मच एबव द हॉरिजन। जो सतह होता है ना पृथ्वी का, उस सतह से ऊपर बहुत ज़्यादा सन जा ही नहीं पाता, यानी किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं। और ऐसा भी होता है कि 6 मंथ तक जो है केवल नॉर्थ पोल पर ही आपको उजाला दिखाई देता है, साउथ पोल पर अंधेरा दिखता है। और ऐसा भी होता है कि 6 मंथ तक आपको साउथ पोल पर उजाला दिखाई देता है, नॉर्थ पोल पर अंधेरा दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं ना, बस वो सिर्फ उजाला करने के लिए होती हैं, तिरछी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधा तो बिल्कुल नहीं पड़ती हैं। तो इसलिए यहाँ पे हीट भी कम पहुँचता है। देयरफॉर इट्स रेज ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। हमेशा झुकी रहती हैं, बिल्कुल समझिए कि ग्राउंड को छूते हुए आती हैं, और हीट बहुत ही क्या होती है, कम यहाँ पे मिलती है। दैट इज़ वाई ये जब हीट कम मिलेगा इस एरिया में, तो ये एरिया क्या होगा, बिल्कुल ठंडा होगा। तो इसीलिए इस एरिया को बोलते हैं फ्रिजिड जोन, यानी कि वेरी कोल्ड। ओके, तो 3 जोन की बात हमने करी टेम्परेचर के आधार पर। पहला था आपका टोरिड जोन, जहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, बिकॉज ऑफ द सन जो है पूरे वर्ष में एक बार हर एक लैटिट्यूड पे क्या होता है, बिल्कुल लंबवत होता है, ओवरहेड होता है। एंड सेकंड हमने बात करा टेम्परेट जोन, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पड़ता है। और यहाँ पे सूर्य बिल्कुल लंबवत ना चमकते हुए तिरछा चमकता है, तो यहाँ पे कम हीट जा पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे टेम्परेट जोन हम कहते हैं इसको। और जो लास्ट वाला आपका होता है, जिसमें आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल के बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या होता है कि सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती सीधी, वो हॉरिजन से ऊपर उठ ही नहीं पाती, सतह से ऊपर उठ ही नहीं पाती हैं, जिस वजह से वहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं मिलता है, और ये जो जोन होता है बहुत ही ठंडा होता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमने लैटिट्यूड के बारे में समझ लिया, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, देखिए जिस प्रकार से हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा समझा, उसी प्रकार से यहाँ पे एक और चीज़ों को हमको लेना होगा, वो है 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ये क्या है, ये भी देखिए जिस प्रकार से इक्वेटर जो है अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसी प्रकार से 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, ये भी क्या करता है, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। लेकिन जो 0 डिग्री है और जो इसके बाद 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते हुए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, ये सारे ही अगर इसको अलग अलग देखा जाए तो ये सारे ही अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। बट डिफरेंस क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में क्या डिफरेंस है। जो लैटिट्यूड होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है जो रेखाएं होती हैं वो पैरेलल होती हैं। जैसे जितने भी लैटिट्यूड होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होता है ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जब पोल से निकलते हैं ना, तो ये इक्वेटर के पास में तो बिल्कुल मतलब फैल जाते हैं, लेकिन जैसे पोल पे जाते हैं तो बिल्कुल ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्ट हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल जा करके गुच्छे की तरह मिलने लगते हैं। देखिए एकदम मिलना मिलना शुरू कर दिया गुच्छे की तरह। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पैरेलल डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस कि जो लैटिट्यूड होता है, यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड होता है ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। ओके, तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे पास लैटिट्यूड था तो उससे हम काम चला सकते थे, नहीं। दरअसल क्या होता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन दोनों की ज़रूरत हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ी है क्योंकि जब भी फ़र्ज़ करें कि आप एक व्यक्ति हैं और आप किसी को ढूंढना चाहते हैं, वो अर्थ पे कहीं खो गया है।
और आप उस जगह पे कभी नहीं गए, लेकिन आपको बिल्कुल वहाँ पे पहुँचना है और आपके पास टाइम कम है, आपके पास दूसरों से पूछने का या कोई आपको बताने वाला ही नहीं है कि कैसे वहाँ पे आप पहुँचेंगे, तो इसके लिए आप क्या तरीका निकालेंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा, ये आगे आपको बहुत काम आएगा। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो यहाँ पे है, मान लेते हैं कि वो व्यक्ति इस जगह पर है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ये जगह है, ये व्यक्ति एक यहाँ पे है। ओके, अब आपको पता नहीं है कि वो व्यक्ति कहाँ है। कब तक पता नहीं था? जब तक आपके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं था। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आने के बाद का स्टोरी चेंज हो जाएगा। तो पहले मान लेते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर है, लेकिन हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम उसको फ़ोन कर पूछ रहे हैं, हाँ भाई कहाँ हो, बताओ, तुम्हारे पास आना है, तुमसे ये काम है। तो वो कहता कि मैं इस देश में इस जगह में हूँ, ऐसे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे आसपास मुझे कुछ ये दिख रहा है, आप मुझे कुछ दुकानें दिख रही हैं या फिर नदियाँ दिख रही हैं मुझे। अब आप सोचोगे यार ये नदी दिख रही, नदी तो कई जगह हो सकती है, दुकानें कई जगह हो सकती हैं, मैं वहाँ कभी गया ही नहीं हूँ, मैं कैसे पहुँचूँगा वहाँ पे, मेरे पास टाइम भी कम है। तो फिर इस तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए, और चलिए ठीक है, ये तो बात मान लीजिए आपका हो गया एक तरह से इंसानों के लिए, लेकिन जब मशीनों को ये बात समझानी होगी तो मशीनों को आप कैसे समझाएंगे कि यहाँ पे जाओ इस तरह की दुकान दिखेगी, फिर वहाँ पे जाओ उस तरह की दुकान दिखेगी, कोई रॉकेट अगर हो गया या फिर कोई मिसाइल आपको दागनी है, तो उसको ये किसी दुकान का शक्ल बता करके तो आप छोड़ेंगे नहीं, आप तो उससे कहेंगे ना कि ये पर्टिकुलर प्लेस है, आपको यहाँ पे जाके हिट करना है। तो उसके लिए क्या तरीका है? तरीका यही है, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कि ये आपका प्लेस है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इमेजिनरी लाइन खींच दिया, हमने इक्वेटर बना दिया, हमने क्या किया, लैटिट्यूड बनाया, हमने लॉन्गिट्यूड बना दिया। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हिस्सा है ना, ये इक्वेटर से, अब ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। ओके, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। और यहाँ से हम देखेंगे कि ये जैसे मान लीजिए हो गया आपका इक्वेटर वाला हिस्सा। अब यहाँ से हम देखें कितना एंगल ये बना रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ से हम देखें कितना ये एंगल बना रहा है, और ये जहाँ पे मिल रहा है वो कौन से लॉन्गिट्यूड को कट कर रहा है, यानी देशांतर को कट कर रहा है, किस देशांतर रेखा से ये क्या हो रहा है, कट कर रहा है। तो अब जब इस एंगल को मिला लेंगे हम, तो इसका हमें लोकेशन मिल जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, और जब लॉन्गिट्यूड को मिला लेंगे तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाएगा। इस तरह से इक्वेटर के माध्यम से तो हमें ये पता चल रहा है कि ये नॉर्थ में है या साउथ में है, ये तो हमें पता चल रहा है, और इस एंगल पे मिलेगा। अगर हम इस एंगल पे ही आगे बढ़ते चले जाएं तो हमें ये आगे किसी न किसी दिन मिल ही जाएगा। लेकिन कब तक आगे बढ़ेंगे हम, कब तक हमें ये ऐसे बढ़ते रहना होगा, हमें कोई एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए ना। तो वहीं पे हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया, और जहाँ लॉन्गिट्यूड कट कर रहा है उस लॉन्गिट्यूड की डिग्री को नोट कर लिया हमने, और जिस जगह पे जिस लैटिट्यूड को कट कर रहा है लॉन्गिट्यूड, उस लैटिट्यूड को डिग्री को हमने नोट डाउन कर लिया। फिर हमने कहा कि आप जाइए 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया ये, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया आपका वो 10 मान लीजिए 30 डिग्री, और 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब हमने ये बताया, जैसे ही हमने बताया कि 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वैसे ही मुझे पता चल गया कि अब मुझे इस डायरेक्शन में इस जगह पर जाना है। किसी भी मिसाइल को या किसी भी यंत्र को अगर आप ये वाला एड्रेस देंगे तो बिल्कुल जा कर के वो वहीं पे पिन पॉइंट क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये चीज़ें क्या हो गई, सबसे आसान हो गई किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए अर्थ पे। तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। ओके, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम होगी तो इस वीडियो का भी एक बार फिर से देखेंगे, काम बन जाएगा। तो अब क्या बात करते हैं, आइए बात करते हैं जो प्राइम मेरिडियन का जो हिस्सा है कि ये कैसे बना। देखिए, हमने कहा कि जो लैटिट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल द मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। और एक चीज़ यहाँ पे और भी है, जो लैटिट्यूड होता है, जो अक्षांश रेखाएं होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन उनका जो लेंथ होता है, जो लंबाई होता है वो क्या होता है, इक्वेटर से पोल की तरफ क्या होता है, घटता जाता है। जैसे अभी ये इक्वेटर सबसे क्या बड़ा है, ये सबसे लंबा होगा, लेकिन अब इसके ऊपर ऐसा ही क्या उससे छोटा होगा, क्योंकि ऊपर गोल है तो धीरे धीरे उसकी एरिया भी तो कम होता जाएगा। ऐसे करते करते ऊपर और आएंगे तो इनकी लंबाई कम होते होते एकदम बिल्कुल पॉइंट पे आ जाते हैं, पोल पे बिल्कुल पॉइंट रह जाता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होता है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी लंबाई लेंथ क्या होती है, पूरे टाइम एक जैसी होती है, चाहे किसी भी देशांतर रेखा पे आप चले जाएँ। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो पैरेलल होते हैं वो होते हैं लैटिट्यूड, लेकिन जो लेंथ की बात होती है इक्वल, वो होते हैं लॉन्गिट्यूड के। ओके, सो इट वाज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। बहुत सारे मेरिडियंस हैं, सबका लेंथ एक जैसा है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था कि कैसे हम किस मेरिडियन को क्या नाम दें। तो इसलिए डिसाइड किया गया, ऑल कंट्री, सभी कंट्री ने मिलकर डिसाइड किया,
और वो पहुँचे कहाँ पे, ग्रीनविच पे। उन्होंने कहा कि ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा क्रॉस कर रही है, जो मेरिडियन जो लाइन क्रॉस कर रही है, इसे हम साफ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा है ये ग्रीनविच का है, ठीक है ना। ये जो मेरिडियन लाइन्स यहाँ से क्रॉस कर रही है, सभी देशों ने मिलकर के कहा कि जो ग्रीनविच, जो इंग्लैंड में एक जगह है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास में ग्रीनविच में ये लोकेटेड जगह है। मतलब कि ग्रीनविच एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड है। ओके, तो इससे पास होने वाली जो रेखा है, जो देशांतर रेखा है, इसे क्या मान लिया गया, प्राइम मेरिडियन मान लिया गया। इसे मान लिया गया प्राइम मेरिडियन। ओके, मुख्य देशांतर रेखा। और इसको माना गया 0 डिग्री। जैसे हमने इक्वेटर को माना था 0 डिग्री, उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन को माना गया 0 डिग्री। ओके, एंड कह रहे हैं कि फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो इधर से अगर हम प्राइम मेरिडियन से अगर हम लेफ्ट यानी कि वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री आपको मिलेंगे, मेरिडियंस मिलेंगे, यानी कि देशांतर रेखाएं मिलेंगी। उसी प्रकार से सेम हम जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तब भी हमें 180 डिग्री तक जो है ये आपकी देशांतर रेखाएं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि टोटल जो डिग्री है एक स्फीयर की कितनी होती है, 360 होती है। तो एक तरफ से जब जाएंगे दूसरे साइड तो 180 मिलेगा, दूसरे साइड से फिर जाएंगे एक तरफ तो 180 डिग्री मिलेगा। और एक बात आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि जो ये 0 डिग्री मेरिडियन है, जो देशांतर रेखा है, ये जब पीछे आप इसको बढ़ाएंगे ना, ऐसे देखिए यहाँ पे ध्यान से कलर के चेंज कर लेते हैं, तो हमने कहा कि जब इस 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा को जब आप क्या करेंगे, पीछे ऐसे बढ़ाएंगे, मतलब इसको पूरे स्फीयर पे जब इसको आप चलाएंगे तो जब पीछे जाएंगे ना, तो जो पीछे वाला जो मेरिडियन होगा, जो देशांतर रेखा होगा, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे आप बढ़ेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 करते 90 ऐसे करते 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 एकदम पीछे बिल्कुल आएंगे तो बिल्कुल एक क्या हो जाएगा, एक हाफ सर्कल निकल के आएगा ना। तो हाफ सर्कल निकल के आएगा तो ये 360 डिग्री का हाफ हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री और जो 180 डिग्री होता है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड वाले, वो सेम है, एक ही रेखा है। ओके, इसी प्रकार से आप इधर से भी जाएंगे तब भी यही 180 डिग्री पे आप आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, सो हमने ये देख लिया कि हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तब भी 180 डिग्री हमें जाना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ जाएंगे तब भी हमें 80 डिग्री जाना पड़ेगा। और ध्यान रखें, जब ये इस तरह का आप नोट करते हैं 180 डिग्री, तो आपको यहाँ पे W यानी कि वेस्ट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ईस्ट, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। नाउ अब ग्रिड का पैटर्न हमने देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि किसी जगह को अगर लोकेट करना हो तो कैसे हम उसे लोकेट करेंगे। ये वही बात ये आगे ये ग्रिड आपको समझाने का प्रयास करेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया और हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करें, जिसके बाद ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे एक हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को अगर ध्यान से आप देखें तो क्या किया गया है कि इसमें पूरे वर्ल्ड का मैप बनाया गया है और इस मैप में जो है ये बनाया गया है आपका, देखिए ग्रीनविच का एरिया। अगर आप अपने मोबाइल को बेंड कर लेंगे तो आप इसे ज़्यादा बेहतर से देख पाएंगे। तो अब ध्यान से देखें, ये बनाया गया आपका ग्रीनविच का एरिया। ओके, यहीं से क्या हो रहा है, ये प्राइम मेरिडियन जो है, जो मुख्य देशांतर रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा है, वो क्रॉस कर रही है। और इसके देखेंगे आप जो है ईस्ट की तरफ और इसके जो है वेस्ट की तरफ क्या हो रहा है। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझना है। ओके, अब देखिए यहाँ से जब हम जाएंगे लेफ़्ट की तरफ, इस हिस्से जब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो अभी मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री पे दोपहर के क्या बजे हैं, 12 बजे। क्या बजे हैं, 12 बजे हैं। तो जब आप इससे इधर जाएंगे तो इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका जो पूरा जो अर्थ है उसमें कितने हैं हिस्से, 360 डिग्री टोटल हैं। और हमारे पास टाइम हमारा एक बार पूरा चक्कर पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितने समय में लगा लेती है, तो आप कहेंगे 24 आवर्स में लगा लेती है। टोटल कितने डिग्री यहाँ पे, कितने डिग्री में बांटा गया, 360 डिग्री में। और एक बार पूरा ये 360 डिग्री घूमने में इसे 24 घंटे का समय लगता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तो 1 घंटे में कितना डिग्री ये घूम लेती है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 360 को डिवाइड करेंगे 24 से। अब आप जब इसे डिवाइड करें 24 से तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में जो ये हमारा जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पे चूँकि वेस्ट टू ईस्ट घूमती रहती है, तो 1 घंटे में ये वेस्ट टू ईस्ट जब घूमेगी
तो ये कम से कम 1 घंटे में 15 डिग्री का डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी। अब अगर हम ये कहें कि ठीक है 1 घंटे में तो 15 डिग्री का डिस्टेंस ये कवर करती है, तो अगर हम ये पूछते हैं कि अच्छा बताइए कि 1 डिग्री का डिस्टेंस कितने कितने देर में कवर करेगी, तो हमारे पास 1 घंटा का मतलब, 1 घंटा का मतलब हमारे पास हो गया 60 मिनट्स। अच्छा इसको ऊपर लिखते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट टाइम जब लगता है तो ये 60 मिनट में 15 डिग्री कवर करता है। तो अगर हम पूछ दें कि 1 डिग्री कितने मिनट में कवर करता है, तो आप कहेंगे 60/15, और 15 4 जा 60, यानी कि 4 मिनट। अब देखिए अब इसमें से क्या निकल कर आया, 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहली चीज़ कि जो देशांतर रेखा है वो 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट का समय लगता है, ओके। और 15 डिग्री घूमने में उसे 1 घंटे का समय लगता है। इस बात को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो इसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और ये चीज़ हमने देख लिया कि 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट का समय लगेगा, और 15 डिग्री घूमने में उसे 1 घंटे का समय लगेगा। अब देखिए जो ये ग्रीनविच वाला जो रेखा है, जो प्रधान देशांतर रेखा है, जब इसके आप लेफ्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है, जब इसके आप 0 डिग्री से आप इधर आएँ, अब मान लीजिए कि आप आ गए यहाँ पे 75 डिग्री वेस्ट, 75 डिग्री वेस्ट की तरफ आप आ गए। अब आपको देखना है कि टाइम क्या हो रहा है आपका ग्रीनविच के रिस्पेक्ट में। तो हम देखते हैं कि पहले कितना था, इसे हम क्लियर कर देते हैं। पहले था हमारा 0 डिग्री पे हम थे, तो हमारा दोपहर का 12 बज रहा था। अब हम क्या किए कि 0 डिग्री से हम आ गए हैं 75 डिग्री वेस्ट की तरफ आ गए हैं, ओके। तो अब जब ऐसा तो कितना डिफरेंस होता है हमारे पास, 75 डिग्री वेस्ट की तरफ आए तो हमारे पास डिफरेंस कितना हुआ, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंस हो गया लगभग 75 डिग्री का। तो पहले हम क्या करते हैं, 75 डिग्री को हम इसको क्या करते हैं 15 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 आवर्स हो जाएगा ना। तो हम कहेंगे कि इस समय जब आप 70 यहाँ से चलेंगे, और जैसे मान लीजिए दोपहर का 12 बज रहा है अगर 0 डिग्री पे, यानी ग्रीनविच पे अगर दोपहर का 12 बज रहा है, तो 75 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 0 डिग्री पहले थे, हमने 75 डिग्री का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने देख लिया कि इस डिस्टेंस को कवर करने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा। तो चूँकि जो ये 75 डिग्री हमने इसे क्या कर दिया, हमने इसको 15 से डिवाइड कर दिया, तो हमने देखा कि यहाँ पे 5 आवर्स आ रहे हैं, यानी कि 15 डिग्री हमें चलने में 1 घंटा लगता है, तो 15 × 75 यानी कि 75 डिग्री चलने में हमें कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। तो पहले यहाँ पे जब 12 बज रहा था तो 12 में से 5 घंटा हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ध्यान रखें जब वेस्ट की तरह जाएंगे तो कम करना है। तो 12 में से 5 घंटा जब हम कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, तो हम कहेंगे यहाँ पे 7 बज जाएगा, ओके। 7 AM हो जाएगा, 7 बज मतलब सुबह का 7 बज जाएगा। और यहाँ पे दो ग्रीनविच पे इसमें क्या बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है। इसी प्रकार सिमिलरली अगर हम कहें 75 डिग्री ईस्ट पर बताइए कितना टाइम हो रहा होगा। अगर ग्रीनविच पर जो है दोपहर का 12 बज रहा है तो 75 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो सेम फिर 0 डिग्री से हमें 75 डिग्री का पहले ये डिस्टेंस कवर हुआ है, ये हमें निकालना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसे 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा आपका 5 आवर अगेन। तो हम कहेंगे कि अभी दोपहर का 12 बज रहा है जब ग्रीनविच पे, तो 75 डिग्री ईस्ट पर जो है शाम का क्या बजेगा, 5 बजेगा, 5 PM शाम का 5 बजेगा, क्योंकि यहाँ पे जब ईस्ट की तरफ आप जाते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ओके। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। इन केस अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगला जो हमारा वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें हम इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन भी है उसमें हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पे हम फिर से एक बार इसको कवर कर लेंगे। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आई है, ओके। तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का जो मैंने आपको ये मामला था वो देखिए अभी बता ही दिया है, इसको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैंने बता दिया कि 360 डिग्री जो रोटेट करने में 24 घंटे का टाइम लगता है अर्थ को, इसका मतलब कि 15 डिग्री रोटेट करने में उसको 1 घंटे का टाइम लगेगा, और 1 डिग्री रोटेट करने में उसे 4 मिनट का टाइम लगेगा। इसी प्रकार से इन्होंने बता दिया कि व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच देन एट लीस्ट एट 15 डिग्री ईस्ट ग्रीनविच विल बी 15 × 4 यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा आगे बढ़ जाएगा। तो वही जब ग्रीनविच पे 12 बज रहा है दोपहर का, तो 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जब जाएंगे
तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बज जाएगा। ये चीज़ हमने देख ही ली है। और क्या इसमें रहेगा देखने का, स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है कि कुछ जो कंट्री होते हैं ना, तो उनका जो एक तरह से एरिया जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए इंडिया का रिस्पेक्ट में समझते हैं, इंडिया का जो बिल्कुल वेस्ट वाला पार्ट है ये है 68 डिग्री ईस्ट, और जो बिल्कुल इसका ईस्ट वाला पार्ट है वो है 97 डिग्री ईस्ट। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लगभग कितना आ जाता है, आप अगर देखें तो लगभग 30 डिग्री के आसपास डिस्टेंस है। 30 डिग्री का डिस्टेंस है। अब 30 डिग्री का मतलब कि 15 डिग्री कवर करने में डिस्टेंस 1 घंटे का समय लगता है, तो 30 डिग्री डिस्टेंस कवर करने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है गुजरात में, ओके, और सुबह का यहाँ पे बज रहा है 7 घड़ी में, उसके सुबह का घड़ी में बज रहा है 7, तो उसे लगेगा अभी अभी सुबह हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश में, उसके घड़ी में सुबह का 7 भले बज रहा है, लेकिन उसके यहाँ 9 बज, जैसे 9 बजता है, जिस प्रकार से सामान्य तौर पे 9 बजता है जिस तरह से, उस तरह का सूर्य दिखाई देगा, उस तरह का उजाला दिखाई देगा उसको। या फिर इस तरह से समझें कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिस अभी घड़ी मान लीजिए कि बज रहा है सुबह का 5, तो 5 बजे सुबह हो सकता है कि यहाँ पे हल्का हल्का उजाला हो जाए, ओके। तो ये व्यक्ति उठ जाएगा, अपना काम करना शुरू कर देगा अरुणाचल प्रदेश वाला। लेकिन जो व्यक्ति गुजरात में होगा उसको तो अभी अंधेरा दिखाई दे रहा होगा कि यार बिल्कुल अभी अंधेरा है, अभी तो उजाला हुआ नहीं, तो सोया रहेगा आराम से। तो ये उठेगा 2 घंटे बाद, तब तक ये 2 घंटा कुछ काम आराम से कर लेगा, और 2 घंटा इसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर रात में इसको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो एक तरह से जो दिन का और जो समय का एक तरह से जो मेल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस यहाँ पे बन नहीं पा रहा। तो इस बैलेंस को दूर करने के लिए ही क्या किया जाता है, एक मान लिया जाता है स्टैंडर्ड टाइम जोन, कि हमारा जो है, हम जैसे 2 घंटे का हमारा गैप आ रहा था, हम इसको कम करके 1 घंटे कर दें। तो हमने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इन दोनों के बीच का हिस्सा 82.5 डिग्री ईस्ट को क्या मान लिया है, स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है, ताकि जो है जो डिफरेंस हो ज़्यादा पता ना चले। अब यहाँ पर अगर ये 5 बजे उठते हैं सुबह में, तो 1 घंटे बाद ये भी उठ जाएंगे, तो इनको ज़्यादा अंतर समझ नहीं आएगा कि अभी ज़्यादा सुबह सुबह हो गया है या फिर ज़्यादा रात है, ऐसा समझ में नहीं आएगा। हालांकि ये भी डिफरेंस है, ये रियल डिफरेंस है, लेकिन सहूलियत की वजह से, ताकि देश के हर हिस्से में टाइम एक जैसा हो एक समय पर, तो इस वजह से ये टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन इंडिया ने मान रखा है। इसी प्रकार से अलग अलग कंट्रीज़ ने, जैसे रसिया ने 11 टाइम जोन मान रखा है, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही बड़ा है। तो ताकि दिक्कत ना हो उनके क्षेत्र को, अलग अलग क्षेत्रों में टाइम को लेकर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने ढेर सारे अलग अलग टाइम जोन बना रखे हैं। तो इसी प्रकार से जो कंट्री बहुत बड़े क्षेत्रफल में होते हैं वो अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इस तरह से स्टैंडर्ड टाइम जोन बना लेते हैं। तो इंडिया का आप ध्यान रखेंगे 82 डिग्री हाफ ईस्ट है। तो ये हमने देख लिया स्टैंडर्ड टाइम जोन। अब हमारे पास आई थिंक इसमें कुछ बचा नहीं रह गया है। अब हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन वो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम इस पर लगाएंगे भी। जैसे हमारा जो ये आपका दे दिया है कि 12 बज रहा है इसमें प्राइम मेरिडियन पे, अब बताइए आपकी 150 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा, या फिर 130 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी हम 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, ताकि अगर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसको सॉल्व कर पाएँ, ओके। तो ये हमारा अगला जो वीडियो होगा जिसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसमें हम कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड, हाँ, अगर आप आगे कुछ वीडियो एक्स्ट्रा टाइप की वीडियो चाहते हैं तो आप चांसले ज्वाइन कर सकते हैं। चांसले एक चैनल है, और इसमें हम अलग अलग जो आजकल के समय में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे फ़िलहाल मैं कोविड पे काम कर रहा हूँ कि कोविड के बारे में आपको सारी जानकारियाँ दे सकूँ, इसके लिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए ठीक है, ये रहा आपका आज का वीडियो। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।